Today we are going to start our SST part and today we are going to discuss French Revolution. फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ आपने रशियन रेवोल्यूशन भी पढ़ा सुना होगा और अमेरिकन रेवोल्यूशन भी पढ़ा है, वैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन है. व्हाट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन? इट वाज द मास अपराइजिंग ऑफ द फ्रेंच पीपल अगेंस्ट द एंटी पीपल एंड डिक्टेरियल पॉलिसीज ऑफ द मोनार्च. द वर्ड मोनार्च रेफर्स टू द किंग. किंग की गलत पॉलिसीज, डिक्टेटरशिप आप सब जानते ही हैं, एक तरफा रूल, एक तरफा ऑर्डर करना, उसको हम डिक्टेरियल कहते हैं. उस समय मोनार्च की बात करें फ्रेंच रेवोल्यूशन में, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में इन द 17th सेंचुरी वहां पर लुईस 16 नाम का रूलर रूल करता था और उसकी पॉलिसीज इतनी एंटी पीपल थी कि लोग वहां के फ्रेंच पीपल वहां से परेशान हो चुके थे उस किंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस और ऑर्डर से और टैक्सेस से. तो हम अब जानेंगे सेकेंड हाफ में कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ. अब मैंने 17th सेंचुरी का यहाँ पर मेंशन करा है, तो कौन से टाइम में 17th सेंचुरी में कब ये रेवोल्यूशन हुआ? इट टुक प्लेस इन फ्रांस इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी. सॉरी, इट इज 17th सेंचुरी मीन्स सेकेंड हाफ, मतलब 1774 और 1776 के आसपास ये फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस में हुआ था. अब वो टैक्सेस कैसे लगाए थे उसने, वो हम जान लेते हैं. ए डायरेक्ट टैक्स पेड टू द स्टेट. जो पीपल थे, चाहे वो लोअर कैटेगरी का हो, लेबर क्लास हो, या लैंडलॉर्ड्स हो, या अलग अलग कैटेगरी हो, वो सीधा मोनार्च को, स्टेट को टैक्स देता था. और दूसरा टैक्स जो लगाया गया था, इनडायरेक्ट टैक्स पेड टू द चर्च. उस समय चर्च काफी पावरफुल था. यू हर्ड अबाउट वेटिकन सिटी रोम, तो चर्च भी पावरफुल था, तो चर्च को अलग से टैक्स देना पड़ता था, किंग को अलग देना पड़ता था. टैक्सेस ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजम्पशन लाइक सॉल्ट, टोबैको एक्सेट्रा. और जो जरूरत की जो डेली यूजेबल आइटम्स थे, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं हमारे किचन आइटम्स में, उस पर भी टैक्स लगाया जाता था. तो ये सारे टैक्सेस इतने हेवी लेविड थे कि सब फ्रेंच पीपल उससे परेशान हो चुके थे. अब हम फीचर्स पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन कौन कौन से हैं. तो इसमें पहला फीचर जो आता है, इट वाज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट्स. अब पहले किसी भी सिटीजन का राइट्स किंग रेस्पॉन्सिबल नहीं होता था, लेकिन इस रेवोल्यूशन के बाद क्या फर्क आया कि सब ने, जो लुईस 16 को आप जानते हैं कि ऑन द मिडिल ऑफ द ग्राउंड उसको वहाँ के फ्रेंच पीपल ने किल कर दिया था. लेकिन उसके बाद किसके पास आया, वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बना और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में पहला पॉइंट रखा गया कि हर फ्रेंच पीपल का जो राइट्स है उसका प्रोटेक्ट कौन करेगा, वो वहाँ की गवर्नमेंट करेगी. सेकंड क्या चेंजेस आया, चर्च वॉज नेशनलाइज. पूरे जितने भी फ्रांस में चर्च थे सबको एक चेन बना के नेशनलाइज कर दिया गया, गवर्नमेंट कंट्रोल में ला दिया गया. नेशनलाइज का मतलब होता है राष्ट्रीयकरण. पूरे राष्ट्र के सारे चर्च जो फ्रांस में चर्च थे वो सारा गवर्नमेंट कंट्रोल हो गया. सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. पहले ये पावर सारे किसके पास थे, मोनार्च के पास थे, किंग के पास थे. लेकिन आफ्टर द रेवोल्यूशन डिवीजन ऑफ पावर्स हो गया है. कुछ लेजिस्लेचर के पास चले गए, कुछ एग्जीक्यूटिव के पास चले. एग्जीक्यूटिव मतलब होता है प्रेसिडेंट, और जुडिशरी आप सब जानते हैं जुडिशरी क्या होता है. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची. अब रूल तो मोनार्च का रहा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के आगे रूल्स एंड रेगुलेशन किसने बनाए, लेजिस्लेचर ने बनाए. लेजिस्लेचर का मतलब होता है वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्लियामेंट. तो फ्रांस के पार्लियामेंट का एस्टेब्लिशमेंट हो गया और वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन भी वहाँ के लेजिस्लेचर ने बनाया. अब इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन द चर्च. अब इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव. फ्रेंच रेवोल्यूशन का चर्चों पे क्या प्रभाव हुआ, क्योंकि चर्च जो है सुप्रीम बॉडी हुआ करते थे उस जमाने में, 17th सेंचुरी में काफी पावरफुल हुआ करते थे. सारे ऑर्डर चर्च के थ्रू होते थे. तो पहला पॉइंट है, द प्रिविलेजेस ऑफ द चर्च एंड द नोबल्स केम टू एन एंड. चर्च को जो ऑर्डर करने का जो पावर था वो खत्म कर दिया गया. सेकेंड क्या हुआ, इट वॉज डिक्लेयर दैट ऑल सिटीजन्स विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ बर्थ वेर नाउ एलिजिबल टू होल्ड एनी ऑफिस. अब जो लैंडलॉर्ड्स के बच्चे नहीं है, पहले क्या है, लैंडलॉर्ड्स और मोनार्च की जो फैमिली होती थी उनको ही हायर पोस्ट पे अपॉइंट करा जाता था. लेकिन रेवोल्यूशन के बाद चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी भी क्लास से बिलोंग करता हो, चाहे लेबर कास्ट, मिडिल क्लास, लैंडलॉर्ड क्लास या मोनार्च क्लास, सबको ऑफिस में अपॉइंटमेंट मिलने लगा. द चर्च एंड द नोबल्स वेर नो लॉन्गर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्सेस. रेवोल्यूशन के पहले चर्च जो फादर्स होते, चर्च के जो एम्प्लॉयज होते थे, उनको टैक्स देना
नहीं देना पड़ता था। लेकिन रेवोल्यूशन के बाद जैसे ऑर्डिनरी पीपल टैक्स पे करता है, वैसे चर्च के फादर या पॉप को भी टैक्स देना पड़ा। वेल्थ ऑफ द चर्च आर यूज टू पेड ऑफ ऑल द बैड डेब्ट्स ऑफ द फ्रांस। और जो चर्च की जो ट्रेजरी था, जो खजाना था, वो किस में यूज हुआ रेवोल्यूशन के बाद? रेवोल्यूशन के बाद जितने भी जो फ्रांस के डेब्ट थे, जो भी उनका दूसरे कंट्रीज को या दूसरी सोसाइटी को बिजनेस में जो घाटा हो रहा था, उनमें उसका ट्रेजर यूज करा गया।